तरुण सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रिसर्च टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें और रिसर्च टॉपिक की जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त की जाए। सर, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक प्रपोज़ल हमें सबमिट करना होता है, एक प्रपोज़ल हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। तो सर, वो रिसर्च प्रपोज़ल क्या होता है और उसका फॉर्मेट के बारे में हमें बताइए। यूजीसी नेट क्लियर करके, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के अपनी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो बता चुका है, वो क्लियर कर चुका है। तो सर, जो इंटरव्यूअर होता है उसका मोटिव क्या होता है कि इंटरव्यू लेने का? उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है और जो फाइनल मेरिट बनती है वो इंटरव्यू और रिटर्न के आधार पर बनती है। दूसरे चरण में जो नेट जेआरएफ वाले होते हैं उनके लिए अलग सीटें पहले से ही निर्धारित होती हैं। इसीलिए जो नेट जेआरएफ वाले होता है उनका जो कंपटीशन आता है वो आपस में ही होता है, जबकि जो एंट्रेंस वाले होते हैं उनका कंपटीशन आपस में ही होता है। सर, एक बार इंटरव्यू क्लियर हो गया, उसके बाद सर जो स्कॉलरशिप होती है, स्टाइपेंड जिसको बोलते हैं, उसका कितना मिलता है पैसा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव वर्मा है। एक कदम पीएचडी की ओर के तीसरे एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ तरुण सर बैठे हुए हैं जो पहले भी हमारी वीडियो में आ चुके हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। सर, हिंदी विषय से पीएचडी कर रहे हैं और साथ ही सर जेआरएफ क्वालिफाइड भी हैं। आज का जो विषय है वो ये है कि कई विद्यार्थी जो जेआरएफ क्वालिफाइड कर चुके हैं, नेट क्वालिफाइड कर चुके हैं या विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं पीएचडी के, वो क्लियर कर चुके हैं और अब जाके वो इंटरव्यू में बैठने वाले हैं। तो उस इंटरव्यू से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तरुण सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रिसर्च टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें और रिसर्च टॉपिक की जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त की जाए? देखिए, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जैसा आपने प्रश्न किया कि जो रिसर्च टॉपिक है वो कैसे हमें सेलेक्ट करना है, सबसे पहले ये हमारी निजी रुचि का विषय होता है। जिस भी फील्ड में हमें रुचि है हमें उसी फील्ड की ओर जाना चाहिए और उसके लिए हिंदी साहित्य का, क्योंकि मुझे अनुभव है तो मैं हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के नाते यह बात बता सकता हूँ कि हमें 3-4 बातें टॉपिक सिलेक्शन के लिए ध्यान रखनी चाहिए, जिनमें सबसे पहले हमें एक शोध संदर्भ एक पुस्तक आती है। उसमें हमें जो अब तक जितने भी शोध हो चुके हैं हिंदी साहित्य के फील्ड में उनसे संबंधित जानकारियाँ मिल सकती हैं। दूसरी जानकारी सभी विषयों के लिए है। दूसरा, शोध गंगा जो है, जो एक वेबसाइट है जो भारत सरकार की है, शिक्षा मंत्रालय ने इसे बनाया है यूजीसी और अन्य कई एजेंसियों के सहयोग से। तो शोध गंगा में हमें सभी विषयों की जो सिनॉप्सिस हैं, जो उसकी थीसिस हैं, वहाँ से हमें ये चीज़ें मिल सकती हैं। तीसरा जो है, अलग अलग विश्वविद्यालयों के जो रिसर्च कैटलॉग होते हैं वहाँ से हमें अपने अपने जो अब तक जो भी शोध हो चुके हैं उनके बारे में एक सटीक जानकारी मिल पाती है। और एक चौथा चरण भी इसमें आता है कि यदि हमारे जानने में कोई प्रोफेसर हैं जो किसी विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, किसी कॉलेज में कार्यरत हैं, तो उनसे भी हम मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं कि किस विषय में अब तक शोध हुआ है और किस विषय में नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हमारी निजी रुचि का विषय, और यदि हम इन 3-4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हम एक अच्छा शोध प्रस्ताव अपने लिए तैयार कर सकते हैं। सर, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक प्रपोज़ल हमें सबमिट करना होता है, एक प्रपोज़ल हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। तो सर, वो रिसर्च प्रपोज़ल क्या होता है और उसका फॉर्मेट के बारे में हमें बताइए। जी, देखिए, जैसा अभी जो पहला प्रश्न था उसमें शोध प्रस्ताव का सिलेक्शन हमें कैसे करना है, शोध टॉपिक का सिलेक्शन कैसे करना है, जब हम वो समझ जाते हैं तो हम फिर एक शोध प्रस्ताव हमें उस जहाँ भी हम पीएचडी करना चाहते हैं वहाँ इंटरव्यू के दौरान हमें उसे प्रेजेंट करना होता है। तो उसमें हमें सबसे पहले जब हम शोध विषय की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो उसका जो शोध प्रस्ताव है उसमें 10 स्टेप आते हैं।
उसमें जो सबसे पहला है वो है परिचय। आपने टॉपिक सिलेक्शन कर लिया है, उसके बाद आप उस टॉपिक के शोध प्रस्ताव के पहले चरण के रूप में उसका परिचय देंगे। दूसरा, उस विषय का जो क्षेत्र है, उसमें जो उद्देश्य है और जो संभावनाएं हैं, उनको आप रेखांकित करेंगे। तीसरे चरण के रूप में आपको यह ध्यान देना है कि शोध की वर्तमान स्थिति उस विषय पर क्या है और उसकी प्रासंगिकता आज के समय में कैसी है, क्योंकि शोध के दौरान हमें यह जानकारी बार बार अपनी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में साझा करनी होती हैं कि हमारे शोध की प्रासंगिकता क्या है। चौथे चरण में जो वर्तमान साहित्य है, जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित, उसका सर्वेक्षण करना होता है। उसी दौरान हमें जो शोध अंतराल है उसकी भी जानकारी होती है। शोध अंतराल से मेरा तात्पर्य है कि आपका जो विषय है उस पर अब तक जितना भी शोध हो चुका है और क्या बाकी रह गया है जिस पे अभी शोध किया जा सकता है, उसे हम शोध अंतराल कहते हैं। पांचवा चरण है इसमें शोध नवीनता या शोध मौलिकता। जब हम शोध अंतराल को ढूंढ लेते हैं अपने शोध विषय में, तो उसके बाद हम शोध मौलिकता उसमें तलाशते हैं कि उसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है शोध जो विषय है उसमें। जी सर। उसके बाद आधार सामग्री हम उसके लिए जुटाते हैं। जो विषय हम इन चरणों को पार कर चुके हैं, उसके लिए जो प्राथमिक स्रोत होता है, रिसर्च की भाषा में प्राइमरी रिसोर्सेस उसे कहा जाता है, और जो मूल पुस्तकें होती हैं वो आधार सामग्री कहलाती हैं। उनको जुटाने के बाद हमें इसकी एक प्राकल्पना बनानी होती है कि हमें उस विषय पर किन किन बिंदुओं को शामिल करना है और किन किन बिंदुओं को आधार बनाकर शोध विषय को आगे बढ़ाया जा सकता है। आठवां चरण जो है इसका, वो शोध प्रविधि का है कि आपने शोध विषय का जो चयन किया है उसमें आप कौन सी विधि या रिसर्च मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। चाहे वह तुलनात्मक हो सकती है, वर्णनात्मक हो सकती है, समाज शास्त्रीय हो सकती है, बहुत सारी विधियां शोध मेथोडोलॉजी की होती हैं। और नवां चरण जो है इसका है प्रस्तावित अध्याय योजना नाम से प्रचलित है। इसमें जो हमारा शोध विषय है, सिनॉप्सिस जो होती है, शोध प्रारूप जिसे हम कहते हैं, उसमें हमें जो अध्याय योजना है उसका विवरण देना होता है और मिनिमम 5 अध्याय इसमें होने आवश्यक हैं, तभी वह एक अच्छा शोध विषय या शोध प्रारूप कहलाता है। और आखिरी चरण होता है 10वां, जिसे हम सहायक सामग्री के जहां हम सहायक सामग्री का विवरण देते हैं। ये सेकेंडरी सोर्स या द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें कुछ किताबें होती हैं, आलोचनात्मक पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं या जो वेबसाइट्स होती हैं वो सब आ जाती हैं। आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे ये विषय है एक कबीरदास जी और रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन के विविध आयामों का तुलनात्मक अध्ययन, ये शोध विषय है। इसका जो पहला चरण मैंने आपको बताया, परिचय, आपको परिचय देना है कबीरदास जी और रामकृष्ण परमहंस जी के जो जीवन है उसके बारे में परिचय देना है, ये परिचय है। उसके बाद जो दूसरा चरण है मैंने बताया था विषय क्षेत्र, उद्देश्य एवं संभावनाएं, ये क्या होता है। इसमें हमें यह बताना है कि इन दोनों के जीवन में क्या क्या हम आयाम शामिल करने वाले हैं। तीसरा शोध उद्देश्य, जब हम ये शोध कार्य करना चाहते हैं तो इसके कुछ न कुछ उद्देश्य हैं, हमें उन उद्देश्यों को यहाँ लिखना है और इस तरीके से हमें उन्हें लिखना होता है पॉइंट वाइज। जी सर। अगला चरण इसमें आता है विषय की प्रासंगिकता। मैंने तीसरे चौथे नंबर पे इसे कहा था। और प्रासंगिकता का मतलब होता है कि आज के समय में उनका जो दर्शन है, उनका जो जीवन है, वो किस प्रकार आज के लोगों के जीवन को लाभान्वित कर सकता है। अगला है प्रस्तावित विषय पर वर्तमान साहित्य का सर्वेक्षण। यह इसके माध्यम से हम यह पता लगाते हैं कि उनके जीवन पर क्या क्या हो चुका है और किन किन लोगों ने उनके जीवन पर पुस्तकें लिखी हैं। जैसे फिर कबीर के, जैसे ये विषय के हिसाब से कबीर के जीवन पर जो साहित्य है वो इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। इसी प्रकार से रामकृष्ण परमहंस का जो साहित्य है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो यह साहित्य सर्वेक्षण है जिसमें हम जो विषय है उससे संबंधित पुस्तकों की एक सूची बनाते हैं। जी सर।
अगला चरण जो है इसका, वह शोध मौलिकता का है। इसमें हमें यह बताना है कि हमारा शोध कैसे मौलिक है, यानी उसमें नवीनता किस प्रकार से है। तो ये हो जाने के बाद अगला चरण इसमें आता है आधार सामग्री का। आपने जब देखा होगा उसमें जो शोध प्रारूप का एक चरण आधार सामग्री होती है। तो देखिए, कबीर और रामकृष्ण परमहंस दोनों से संबंधित जो मुख्य पुस्तकें हैं वो इस आधार सामग्री के अंतर्गत लिखी हुई हैं। अगला है शोध प्रविधि, रिसर्च मेथोडोलॉजी। अगले चरण में शोध प्रविधि के अंतर्गत मैंने ये इसमें बताया है कि यह वर्णनात्मक है और इसमें द्वितीयक स्रोतों का अध्ययन किया जाएगा। अगला है प्रस्तावित अध्याय योजना। प्रस्तावित अध्याय योजना हमें इस प्रकार से प्रस्तुत करनी है, हमें यह उसमें बताना होता है संक्षिप्तिका में, या शोध सिनॉप्सिस जिसे हम कहते हैं उसमें, कि प्रथम अध्याय का टाइटल ये रहेगा, द्वितीय अध्याय का टाइटल ये रहेगा। इस प्रकार से पंचम या छठा जो अध्याय है उस तक उसका टाइटल इस प्रकार रहेगा। तो इसके अलावा संदर्भ ग्रंथ सूची के अंतर्गत जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो आ जाते हैं। और इस प्रकार सहायक सामग्री आती है जिसमें वेबसाइट्स आती हैं, पत्र पत्रिकाएं आती हैं, ये सारी चीज़ें इसके भाग होते हैं। तो इस प्रकार जो रिसर्च प्रपोजल है जी सर, उसके 10 चरण होते हैं। आपको मैंने उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया है। सर क्या रिसर्च प्रपोजल का रोल बहुत बड़ा होता है इंटरव्यू में सेलेक्ट होने का? बिल्कुल, जब भी आपको इंटरव्यू कॉल आता है किसी विश्वविद्यालय से जी, तो वहाँ पर आपको शोध प्रस्ताव लाने के लिए कहा जाता है। तो जिस समय इंटरव्यू होता है आपको यह शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। पिछले क्वेश्चन में आपने पूछा था कि शोध प्रस्ताव कैसे बनाना है, उसका हम बता चुके हैं डिटेल में। जब आप इस तरीके से शोध प्रस्ताव बनाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तो आपको उस शोध प्रस्ताव के सभी पक्ष पता होने आवश्यक हैं। आप एक छोटा सा काम यह कर सकते हैं कि शोध प्रस्ताव से संबंधित आपके मन में, आपके दोस्तों के मन में, और जो आपके इर्द गिर्द जो भी टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनके मन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनको आप एक कॉपी में कहीं लिख सकते हैं। और फिर उनके उत्तरों को यदि आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि उन्हीं में से कुछ प्रश्न आपसे इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इंटरव्यू में शोध प्रस्ताव के अतिरिक्त आपकी व्यक्तिगत जीवन से भी संबंधित कुछ प्रश्न आ जाते हैं जो आपकी शिक्षा से संबंधित ही होते हैं जी। लेकिन शोध प्रस्ताव का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। जी सर। सर कोई विद्यार्थी या कोई स्टूडेंट यूजीसी नेट क्लियर करके यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देके अपनी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो बता चुका है, वो क्लियर कर चुका है, तो सर जो इंटरव्यूअर होता है उसका मोटिव क्या होता है इंटरव्यू लेने का? देखिए, इंटरव्यूअर का मोटिव हर एग्ज़ाम के इंटरव्यू के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर जो शोध के संबंधित इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें एक तो आपकी अभिव्यक्ति क्षमता देखी जाती है। आप किस प्रकार से अपना जो शोध प्रस्ताव है उससे संबंधित प्रश्नों का आप उत्तर दे पाते हैं और आपको उस विषय की कितनी समझ है। और इसके अलावा जो आपका आत्मविश्वास है वह भी देखा जाता है कि आप इंटरव्यू पैनल के सामने, क्योंकि वहाँ 5 से 6 सदस्य होंगे और सभी आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं, तो आप उनके सामने किस प्रकार आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख पाते हैं और उनको कन्विंस कर पाते हैं कि हाँ, मैं इस विषय पर शोध कर सकता हूँ। जी, तो सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? इंटरव्यू की तैयारी के लिए जैसे अभी पिछले प्रश्न में मैंने जवाब दिया कि शोध प्रस्ताव से संबंधित आप शोध प्रस्ताव को अपने दोस्तों, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स के मध्य ले जाइए और उनसे कहिए कि इस विषय से संबंधित आपके मन में जो जो प्रश्न आ रहा है वो मुझे लिख के दे दीजिए। आप खुद भी ऐसा करें, अपने मित्रों के माध्यम से ऐसा करें, और जो जो प्रश्न उससे संबंधित हो सकता है, चाहे वो कितना भी आपके हिसाब से निम्न कोटि का है, उच्च कोटि का है, उसका एक स्तर आप खुद तय करें, क्योंकि विषय आपका है, तैयार आपने किया है। और उन प्रश्नों की सूची जब आप बना लेते हैं, फिर आप उन प्रश्नों के उत्तर अपने मन में तलाशने शुरू करें, क्योंकि उत्तर इंटरव्यू आपको देना है, तो उनके उत्तर आपको स्वयं से तैयार करने हैं। हाँ, आप किसी न किसी से चर्चा कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपनी अभिव्यक्ति क्षमता पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आपको आपका जो स्पीकिंग स्टाइल है
वह व्यवस्थित सर। होना चाहिए और आपको आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखनी है। जी सर। सर क्या जो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आते हैं इंटरव्यू में? देखिए, इसमें जब यूनिवर्सिटी अपना पीएचडी का प्रोग्राम जारी करती है जी। तो उस समय यह शुरू में ही स्पष्ट होता है कि जो एंट्रेंस देकर आएंगे उनके लिए कुछ सीटों का अलग निर्धारण होता है और जो डायरेक्टली नेट या जेआरएफ होंगे वो सीधा इंटरव्यू देते हैं, उनके लिए सीटों का निर्धारण अलग होता है। तो जब आप एंट्रेंस देते हैं तो एंट्रेंस देने के बाद उसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप पार कर लेते हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है और जो फाइनल मेरिट बनती है वो इंटरव्यू और रिटर्न के आधार पर बनती है। दूसरे चरण में जो नेट जेआरएफ वाले होते हैं उनके लिए अलग सीटें पहले से ही निर्धारित होती हैं। इसलिए जो नेट जेआरएफ वाले होते हैं उनका जो कंपटीशन आता है वो आपस में ही होता है, जबकि जो एंट्रेंस वाले होते हैं उनका कंपटीशन आपस में ही होता है। तो इसलिए ये नहीं होता है कि एंट्रेंस वाला कोई व्यक्ति उसका कंपटीशन नेट जेआरएफ वाले के साथ हो, क्योंकि जो प्रोग्राम होते हैं पीएचडी के उनमें पहले से ही स्पष्ट होता है और दोनों के लिए अलग अलग सीटों का निर्धारण होता है। सर ये कितने मार्क्स का होता है सर ये इंटरव्यू? देखिए, इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होता है, रिटर्न आपका 100 मार्क्स का होता है और जब फाइनल मेरिट बनती है तो उसमें 70% रिटर्न का लिया जाता है और 30% लिया जाता है आपका इंटरव्यू का, तब जाके फाइनली एक फाइनल मेरिट बनती है। तो ये 30 मार्क्स का मेनली इंटरव्यू होता है। हाँ, विश्वविद्यालयों के स्तर पे इसका जो नंबर है वो अलग अलग है। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में 30 मार्क्स का होता है। तो सर इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी होता होगा इंटरव्यू का? हाँ, वही मैंने बताया, रिटर्न का 70% लिया जाता है और जो इंटरव्यू का होता है वो 30% होता है। सर एक छोटा सा सवाल सर कि कितने पैनल में कितने टीचर्स बैठते हैं? क्या वो यूनिवर्सिटी के ही होते हैं या कोई बाहर से किसी को बुलाया जाता है एज अ गेस्ट? देखिए, जिस भी विभाग में या जिस भी विषय में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, मेनली इंटरव्यू में उसके 3 से 4 टीचर उपलब्ध होते हैं, 3 से 4 प्रोफेसर होते हैं। उसके अतिरिक्त वहाँ पर जो विश्वविद्यालय के अन्य विषयों के कुछ एक्सपर्ट होते हैं, 2 वहाँ से भी होते हैं जी। और एक इस विश्वविद्यालय के बाहर के कोई एक्सपर्ट होते हैं जो आपसे आभासीय पटल के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यमों से जुड़ते हैं। जी। तो इतने लोग इंटरव्यू में होते हैं और कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति इनमें से प्रश्न पूछ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछता है वो एक्सटर्नल मेंबर पूछता है। जी। अधिकांश प्रश्न वही पूछते हैं, बाकी लोग आपकी जो अभिव्यक्ति शैली है, आपका जो आत्मविश्वास है और आपका जो इंटरव्यू में बैठने का जो तरीका है उसको ऑब्जर्व करते हैं। जी। तो सर क्या फिज़िकल अपीयरेंस भी महत्वपूर्ण रखती है? फिज़िकल अपीयरेंस जैसे ड्रेसिंग सेंस हो गया और आपका बिहेवियर हो गया, आपका गेस्चर हो गया, महत्वपूर्ण रखता है इस चीज़ में? हाँ, बिल्कुल। कुछ मात्रा तक तो हम मान सकते हैं, कुछ सीमा तक की इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो ड्रेसिंग सेंस है, उनका महत्व होता है। और इंटरव्यू में सामान्यतः यह प्रचलन है कि आप फॉर्मल ड्रेस जी पहन के जाएं और फॉर्मल ड्रेस पहनने के बाद आप खुद ही क्योंकि कंफर्टेबल होते हैं तो कंफर्टेबली आप इंटरव्यू फेस कर पाते हैं। जी। बाकी ड्रेसिंग सेंस पे आप ध्यान नहीं भी देंगे बहुत ज़्यादा तो ये कोई बहुत ऐसा इंटरव्यू नहीं है जिसमें आपको ड्रेसिंग सेंस के भी आपको कुछ मार्क्स मिलें। आपका जो शोध प्रस्ताव से संबंधित जो नॉलेज है और जो उसकी अभिव्यक्ति करने की शैली है उसके आधार पर आपको यहाँ अधिक नंबर मिलने वाले हैं। सर एक बार इंटरव्यू क्लियर हो गया उसके बाद सर जो स्कॉलरशिप होती है, स्टाइपेंड जिसको बोलते हैं, उसका कितना मिलता है पैसा? देखिए, इसमें जो विश्वविद्यालय स्तर पर क्या होता है कि यदि आपका सिलेक्शन हो गया है और कैंपस सीट आपको मिलती है जी। तो उसमें आपको यदि आपके पास नेट और जेआरएफ नहीं है तो आपको 8,000 मिलता है। भले ही आपके पास नेट भी है तब भी आपको 8,000 मिलेगा और वो भी तभी मिलेगा जब आपको कैंपस सीट मिली हो। दूसरा होता है जेआरएफ के लिए आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पास करना होता है। उसमें जेआरएफ की एक अलग कट ऑफ होती है, नेट से ऊपर होती है। उसमें जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसमें आपको लगभग 30,000 पर मंथ मिलता है। उसके अलावा एचआरए और प्रति 3 माह में कंटिजेंसी भी मिलती है।
तो इस प्रकार से आपको इसमें अच्छी एक फेलोशिप मिल जाती है, जिससे आप अपना शोध कार्य अच्छी गति से जारी रख सकते हैं और बिना किसी अनावश्यक वित्तीय दबाव के आप शोध का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो कर सकते हैं। जी सर। तो साथियों, ये थी आज की सारी जानकारियाँ। तो वीडियो का एंड करने से पहले मैं सर आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि सर आप हिंदी में सर आप JRF कर रहे हैं और आपका अच्छे से सब ठीक चल रहा है और बड़ी बात होती है JRF क्वालिफाइड करना। और आप इससे पहले वीडियो में भी आपने हिंदी से संबंधित कई जानकारियाँ दी और छात्रों को लाभ भी मिला उसका। तो सर इन सब चीज़ का जो भी कुछ आप हैं आज, उसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले इस प्रश्न को पूछने के लिए आपका धन्यवाद दूंगा। और मैं अपनी, यदि मैं कुछ थोड़ा बहुत सफल हूँ, यदि JRF निकालना यदि सफलता मानी जाती है, तो मैं अपने सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूँ और अपने जो टीचर्स हैं, जो मेरे मित्र हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से मैं इसे क्वालिफाई कर पाया। जी सर। तो साथियों, ये थी इंटरव्यू से रिलेटेड सारी जानकारियाँ। आशा है आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस तरीके से ही लगातार हम आपके पास वीडियो पहुंचाते रहेंगे। जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट में पूछिएगा, हम क्लियर करेंगे। तरुण सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूसरी बार हमारी वीडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।